सरकार जितनी भी कोशिश कर ले, 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे, किसी सूरत में नहीं होने देंगे। कि 405 से ऊपर की सीटें तो वो निश्चित कर चुके हैं और कई पार्टियों को ठिकाने लगाने का भी इंतजाम उन्होंने कर दिया है। ऐसी व्यवस्था वो अब तक कर चुके हैं। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो यही होगा, कई पार्टियों को सुपड़ा साफ बिल्कुल ऐसा किया जाएगा, उठ नहीं सकेंगी। और मोदी जी तो जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं तो कह रहे हैं भैया इस बार तो सारी सीटें से जीतेंगे। आप नहीं समझ सकते, सारी सीटों पर जीतने का घमंड, दंभ, जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को 15 से 20% जो उनके भक्त हैं उनके अलावा कोई भी पसंद नहीं करता, वो दावा कर रहे हैं कि जो सारी सीटें जीतेंगे। इसी से पता लगती है कि उन्हें मालूम है कि ईवीएम अपने हाथ में, इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है, जैसा चाहेंगे हो जाएगा, जितनी चाहेंगे सीट जीत के आ जाए। इलेक्शन कमीशन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को यह कहने की बजाय कि लोगों को आप हैक करके दिखाइए नहीं तो नोटिस भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन को शर्म आनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए कि लोगों के मन में जो सवाल है इस बार हम इनको खत्म कर देंगे और चुनाव जो है हम बैलेट पेपर से कराएंगे और पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी कराएंगे। इतना पारदर्शी जैसा कभी हुआ नहीं, टी शेषन साहब के जमाने में भी नहीं हुआ, ऐसा करके दिखाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन जो अपनी पूरी प्रासंगिकता, अपनी पूरी विश्वसनीयता को मिट्टी में मिला चुका है, खत्म कर चुका है, वो लोगों को डराने की, मतलब ये डंडा दिखाने की कोशिश कर रहा, नोटिस भेजेंगे, जेल भेजेंगे। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी हैं, जो लगातार इस देश में ईवीएम मशीन को लेकर के लगातार आंदोलन करते हुए सड़कों पर भी नजर आए हैं, जंतर मंतर पर भी नजर आए हैं, लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से भी देश की जनता को जागरूक करते हुए नजर आए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि ईवीएम एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है और इस बार कई लोगों ने सवाल उठाए हैं ईवीएम को लेकर के। जो 4 राज्यों में चुनाव हुआ है, जहाँ पर 3 में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, उनकी सरकार बन गई और 1 में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद से ईवीएम चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई है और उसके बाद से ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो जो व्यक्ति सबसे पहले ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा था वो आज हमारे साथ है। भानु प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज आपसे यही बात करना चाह रहे हैं कि आप तो इतने सालों से लगातार ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, फिर भी आपके सवाल खड़ा करने का कोई असर चुनाव आयोग के ऊपर नहीं पड़ता है। जनता तो जागरूक होती है लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल भी इसे सिरे से खारिज कर देता है। नहीं, चुनाव आयोग पर भी असर पड़ जाएगा, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जब देश की जनता खड़ी हो जाती है तो सब पे असर पड़ता है। वो चुनाव आयोग हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई तानाशाह हो, सब पे असर पड़ता है। और देश की जनता को जगने में और जगाने में समय लगता है। तो जिन लोगों में इतना हौसला होता है, इतना धैर्य होता है, इतनी सूझबूझ होती है कि निरंतर जनता को जगाने में लगे रहें और ताकि एक दिन जनता जाग जाए, ये उन्हीं के लिए है ये काम। हमने जब से शुरू किया, मोदी सरकार ने दूसरी बार जब 30 मई 2019 को शपथ ली, उसी दिन से हमने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया और हम लगातार करते रहते हैं। अगर मैं आज आपसे कहूं कि उस दिन जो हमने आंदोलन शुरू किया था, उस समय जो लोगों, देश में जो लोगों में इसके प्रति सोच थी, समझ थी, जागरूकता थी और इसके खिलाफ बोलने की बात थी, तब में और आज में जमीन आसमान का अंतर है। अगर उस दिन 100 में से 1 या 2 लोग बोलते थे कि ईवीएम खराब है, तो आज की तारीख में 100 में से 70 लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम खराब है। इतना अंतर हुआ है और ये लगातार हुआ। और हमने केवल ऐसे ही नहीं, केवल हमने बोला नहीं है, हमने बाकायदा लिख के 4 बार राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, धरना किया ईवीएम के खिलाफ। हमने 2 बार बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, वहां पर बाकायदा प्रदर्शन करके दिखाया और दोनों का दिखाया, ईवीएम मशीन का भी और वीवीपैट मशीन का भी, कि किस तरह से दोनों में गड़बड़ी होती है। और उसका नतीजा यह है कि धीरे धीरे आज ईवीएम के मसले पर जो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बोलती थी, कभी किसी ने बोल दिया, आज वो भी बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी का तो आपने देखा ही है, वो तो काफी बोल रहे हैं इस समय। और कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह जी भी अब लगातार बोल रहे हैं। लेकिन इनके केवल इतना बोलने से बात नहीं बनेगी। इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं,
सड़क पर आना होगा, ईवीएम को पहली प्राथमिकता बनाकर आंदोलन करना पड़ेगा, जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। सवाल तो सर यही खड़ा हो रहा है कि जो भी पॉलिटिशियन है वो इस पर आवाज़ तो उठा दे रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट भी कर दे रहे हैं, लेकिन कोई इसको लेकर के ईवीएम को बैन करने के लिए लेकर के या फिर ईवीएम को हटाने के लिए लेकर के कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है। आप तो कई सालों से लगातार ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा किए हैं, लेकिन कोई आंदोलन खड़ा हुआ नहीं। खासतौर से राजनीतिक पार्टियां केवल बयान दे करके और ट्वीट करके ही चुप हो जाती हैं इसमें। देखिए, आप जरा दो तरह के आंदोलन को देखिए, आप थोड़ा सा पीछे जाइए। इस देश में दो आंदोलन, बड़े आंदोलन रिसेंटली, मैं कह सकता हूं कि 2020 से लेकर अब तक दो आंदोलन बड़े हुए हैं। एक सीएएनआरसी को लेकर, जब सीएएनआरसी का आंदोलन हुआ था तो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा नेता, कौन था साथ में? कोई नहीं था। लेकिन जब वो आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा तो थोड़ा थोड़ा ये बोलने लगे बस, पॉलिटिकल पार्टियों ने बोला। और इसके साथ ही आप देखेंगे दूसरा जो बड़ा आंदोलन हुआ वो हुआ किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन जब शुरू में हुआ तो केवल किसानों और मजदूरों ने ही उस आंदोलन को लड़ा, वही उन्हीं के लीडर थे, सब कुछ वही कर रहे थे। और जिस समय किसान आंदोलन ने जड़ जमा दी और पॉलिटिकल पार्टीज को एहसास हो गया कि वाकई में आंदोलन अब ये खड़ा हो चुका, बढ़ गया, अब ये हटने वाला नहीं है, तब एक एक करके पॉलिटिकल पार्टीज ने आना शुरू किया। हम आपके चैनल पे आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो इंडिया गठबंधन में शामिल सारी पार्टियां हैं और चाहे अन्य पार्टियां हैं, जो ईवीएम के मुद्दे पर बोल नहीं रही हैं या ईवीएम के मुद्दे पर आंदोलन खड़ा करने को तैयार नहीं है, सड़क पर निकलकर लड़ने को तैयार नहीं है, जन आंदोलन बनाने को तैयार नहीं है, हम उन्हें एक दिन मजबूर कर देंगे कि एक दिन वो इस आके इस आंदोलन में साथ दें। हमें विश्वास है कि जिस तरह से इस बार हमने कॉल दी है, 10 तारीख को हमने 10 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आंदोलन की कॉल दी और उसके बाद से हमने फिर एक वीडियो बना के लोगों में डाला और अब लगातार जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसके बाद जो पूरे देश भर से लोगों का रेस्पॉन्स है, उस रेस्पॉन्स के आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार यह आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील होगा, देश की जनता सड़क पर आएगी और पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूत होकर इसमें साथ देना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा। और ये तो मैं आपको कह दे रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन चाहे जितनी कोशिश कर ले, सरकार जितनी भी कोशिश कर ले, 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे, किसी सूरत में नहीं होने देंगे। सर, ये तो आपका पक्ष हुआ, जो आंदोलन करना चाह रहे हैं ईवीएम को लेकर के, जो सवाल उठा रहे हैं उनका पक्ष हुआ। लेकिन सरकार का पक्ष ये होता है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है वहाँ पर ईवीएम पे सवाल खड़े हो जाते हैं। अभी 4 राज्यों को ही देख लीजिए, 3 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ईवीएम पे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीत के आती है तो वहाँ पर क्यों चुप हो जाते हैं? ये सरकार का पक्ष है। ये सरकार का पक्ष निहायत ही कमजोर है और देश के लोगों को गुमराह करने वाला पक्ष है। क्यों इस तरह से इस बार के तीनों प्रदेशों के चुनाव में गड़बड़ी की गई है ईवीएम के माध्यम से, मैं बताता हूं। आप इसके लिए वैसे अगर समझने की कोशिश कोई करना चाहे तो, और सरकार इस बात को जानती है क्योंकि उसने तो बेईमानी करी है, वो तो बेईमानी करके जीत के आई है। लेकिन आम से आम आदमी भी एक बात जान सकता है, और इस सवाल का जवाब मैं सरकार से कहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से ही मैं इस सवाल का जवाब लेना चाहता हूं कि उसी राज्य में जब पोस्टल बैलेट की गिनती होती है तो उसमें बीजेपी बहुत पीछे क्यों होती है? जी हाँ, कांग्रेस आगे क्यों है? इसी मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश में जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुई तो 199 सीटों में कांग्रेस आगे है 230 में से, तो बीजेपी कितने पीछे है? यानी 2/3 से कहीं ज्यादा बहुमत उसको मिल रहा है कांग्रेस को। और जब ईवीएम की गिनती आई है तो बिल्कुल सब उलट पलट हो गया। ठीक इसी तरह से आप चले जाइए 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था। जिस समय पोस्टल बैलेट की गिनती हुई उसमें 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी और मात्र 90 सीटों पर बीजेपी आगे थी। लेकिन जब पूरी गिनती आई है तो बिल्कुल उलटखेल हो गया। जो ईवीएम की गिनती आई है तो यह काफी नहीं है कि उसके लिए कि किस तरह से गड़बड़ी हो रही है। और दूसरा, यहां जो गड़बड़ी की गई है मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूं, जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में की गई है, ये हिंदी बेल्ट की जो एरिया है, हिंदी बेल्ट का। और इस हिंदी बेल्ट में
अगर मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाता है और वो भी 2024 के चुनाव से पहले, तो इसका संदेश जाएगा कि यार वैसी ढोल पीट रहे, कुछ भी नहीं है मोदी का। तो 2024 के चुनाव में सुपड़ा साफ होना था बीजेपी का, लेकिन मोदी जी ने इस एक ही झटके में ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी और बेईमानी करके जो तीनों राज्यों के परिणाम अपने हक में किए हैं, उससे उन्होंने क्या काम किया। एक तो बीजेपी में जो उनके विरोध में खड़े होने वाले थे, संभावित लोग थे, या जो भी बीजेपी में कोई उनका सामना करने की हिम्मत करने की कोशिश करे, एक तो बीजेपी वालों को ही उन्होंने निपटा दिया इस मामले में। अब किसी भी बीजेपी वाले की हिम्मत नहीं है कि कोई सोच भी सके कि मोदी के सामने खड़ा होना है। तीनों के तीनों मुख्यमंत्री बदल के अब बिल्कुल नए लोगों को मुख्यमंत्री बना के बिल्कुल तह में लगा दिया, यानी और इसके माध्यम से संदेश दे दिया भाई मोदी को कौन हराने वाला है, मोदी के तो भाई सब जानने वाले हैं, सब मोदी को चाहने वाले हैं, इसका तोड़ नहीं है। तो पूरी जनता में, देश की जनता में यह माहौल बनाना, भैया इसे कोई नहीं हरा सकता, अब तो जो भी कुछ है होने दो, जैसा भी है। तो कोई विरोध भी करना चाहे, उस विरोध को ठंडा करने के लिए यह पूरा षड्यंत्र किया गया है। दूसरी बात कि राज्यों की बात कर रहे हो, माना ये 3 राज्य तो इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि तीनों राज्यों में सफाया करके सामने जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है 2024 लोकसभा चुनाव। इसके अलावा 2 राज्य उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, वैसे अलग अलग परिस्थिति पर 2 राज्य। एक उनका राज्य गुजरात जो उनका गृह राज्य है मोदी जी का, और दूसरा उत्तर प्रदेश जो आज की तारीख में आरएसएस की प्रयोगशाला बन चुका है गुजरात के बाद। ये दोनों, और सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में, ये दोनों राज्य महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा किसी राज्य में बीजेपी जीत जाए हार जाए कोई फर्क उन्हें विशेष पड़ता नहीं है। एक और राज्य है बड़ा महत्वपूर्ण, वो राज्य है महाराष्ट्र, क्योंकि देश की आर्थिक कैपिटल है, लाखों करोड़ों का वहां खेल होता। तो इस वजह से इन राज्यों को छोड़ के बाकी कहीं किसी में हार जाए जीत जाए क्या फर्क पड़ता है। सरकार अगर केंद्र में बनी रहेगी तो ही जो कर पा रहे हैं मोदी जी कर पाएंगे ना। अगर राज्यों में सरकार है और केंद्र में नहीं है तो मोदी जी क्या कर सकते हैं। जो खेल मोदी जी कर रहे हैं, ये तो जब केंद्र में कोई भी किसी के भी हाथ में, मेरे भी हाथ में हो, तो ये खेल तो मैं भी कर सकता हूं ना, कि राज्यों को जैसे चाहूं उस तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। और फिर मोदी जी तो इस मामले में वाकई में उनका कोई जवाब ही नहीं है। बेशक दूसरे की सरकार हो, लेकिन उसके सारे एमएलओ को तोड़ के, डरा के, ईडी के माध्यम से खरीद के जहां चाहे जिस राज्य में सरकार बना लेते हैं। यह तभी संभव है जब केंद्र में है, अगर केंद्र में नहीं होंगे तो संभव नहीं है। इसी तरह से 2019 में ये गड़बड़ी हुई और अब 2024 की तैयारी है। और यहां तक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसे दोनों चीजों समझ लें। लोगों का जो कहना है, जो रिपोर्ट निकल कर आ रहे हैं कि 405 से ऊपर की सीटें तो वो निश्चित कर चुके हैं, और कई पार्टियों को ठिकाने लगाने का भी इंतजाम उन्होंने कर दिया है। ऐसी व्यवस्था वो अब तक कर चुके हैं। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो यही होगा, कई पार्टियों को सुपड़ा साफ बिल्कुल ऐसा किया जाएगा, उठ नहीं सकेंगी। और मोदी जी तो जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं तो कह रहे हैं भैया इस बार तो सारी सीटें पे जीतेंगे। आप नहीं समझ सकते, सारी सीटों पर जीतने का घमंड, दंभ, जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को 15 से 20% जो उनके भक्त हैं उनके अलावा कोई भी पसंद नहीं करता, वो दावा कर रहे हैं कि जो सारी सीटें जीतेंगे। इसी से पता लगती है कि उन्हें मालूम है कि ईवीएम अपने हाथ में, इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है, जैसा चाहेंगे हो जाएगा, जितनी चाहेंगे सीट जीत के आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी खास तौर से चेतावनी दी है उन लोगों को जो ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। उनका कहना है कि अगर आप ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं तो आप ईवीएम को हैक करके दिखाइए, वरना आपको नोटिस भेजा जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी। इलेक्शन कमीशन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को यह कहने की बजाय कि लोगों को आप हैक करके दिखाइए नहीं तो नोटिस भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन को शर्म आनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए कि लोगों के मन में जो सवाल है इस बार हम इनको खत्म कर देंगे और चुनाव जो है हम बैलेट पेपर से कराएंगे और पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी कराएंगे। इतना पारदर्शी जैसा कभी हुआ नहीं, टी शेषन साहब के जमाने में भी नहीं हुआ, ऐसा करके दिखाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन जो अपनी पूरी प्रासंगिकता, अपनी पूरी विश्वसनीयता को मिट्टी में मिला चुका है, खत्म कर चुका है, वो लोगों को डराने की, मतलब ये डंडा दिखाने की कोशिश कर रहा। नोटिस भेजेंगे, जेल भेजेंगे, करके तो दिखाए, पता लगेगी।
आने वाले समय में पता लगेगी इलेक्शन कमीशन को। तो ये जो सारी चीजें की जा रही हैं, क्या देश की जनता, मतलब ये जो सारे के सारे हैं, ये जनता के नौकर हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, और ये जनता पर ही हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इसकी सारी शक्ति किसमें है? देश की जनता में। देश की जनता मालिक है, और देश की जनता के जो नौकर हैं हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले जनता से डरो, जिस दिन खड़ी हो गई इस देश की धरती कम पड़ जाएगी तुम्हें भागने के लिए। ईवीएम बैन को लेकर के किस दिन आंदोलन करने वाले हैं? क्योंकि हमें खबरें मिली है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है होने वाला है ईवीएम को बैन कराने के लिए। क्या 24 से पहले वाकई में बैन हो जाएगा ईवीएम? बिल्कुल होगी, इसमें कोई बात ही नहीं है। और जहां तक आप कर रहे हैं, हम कब आंदोलन कर रहे हैं? 6 जनवरी 2024 दिन शनिवार, समय 12 बजे, जंतर मंतर पर दिल्ली पर हमारा ईवीएम हटाओ देश बचाओ एक कार्यक्रम, प्रदर्शन, धरना होने जाना है। और आज इसकी परमिशन भी पुलिस प्रशासन के माध्यम से हमें मिल गई है। मैं खुद वो जाके वो परमिशन लेके आऊं, हमें परमिशन भी मिल गई है। 6 जनवरी दिन शनिवार सन 2024, यानी अब से 10 दिन बाद जो प्रोग्राम होना है जंतर मंतर दिल्ली पर 12 बजे, परमिशन मिल गई, वो प्रोग्राम होगा। और जिस तरह का पूरे देश के लोगों से रेस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे विश्वास है कि प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम होगा। और उसके बाद पूरा संदेश जाना है। और ये यही नहीं रुकेगी बात, ये तो शुरुआत है। 6 जनवरी को ही वहीं सब लोगों के बीच में बैठ के डिसाइड किया जाएगा कि अगली रणनीति क्या होगी, आगे कार्यक्रम कैसे चलेगा। और मैं छोटा सा आपको बता देता हूं, डेट जो समय होगा वो निश्चित वहीं से पता लगेगी आपको उसी दिन। लेकिन अभी मैं बता देता हूं इसके विषय में जो होगा, पैदल यात्रा होंगी पूरे देश में, दिल्ली में, और पूरे देश में पैदल यात्रा होंगी। और साथ में इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दिल्ली में, उसका घेराव होगा। और साथ में जो सभी राज्यों में जो राजधानी है, राज्यों की राजधानी है, उनमें जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उन सब का घेराव होगा। हर जिले में यह आंदोलन पहुंचेगा, हर जिले में। हमारी कोशिश है हर विधानसभा तक भी पहुंचे, लेकिन हर जिले तक यह आंदोलन पहुंचेगा। और यह आंदोलन तब तक चलेंगे जब तक ईवीएम हट नहीं जाएगी। और फाइनली जो होगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना होगा। यह पूरी आगे तक की रणनीति, जिस तरह से काम चलेगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं कि आज ही ईवीएम के लेकर के, वीवीपैट को लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसमें दिखाया जा रहा है किस तरीके से वीवीपैट के जरिए गड़बड़ी करके एक ही पर्ची को दिखाया जाता है। जो फर्स्ट टाइम वोटर वोट देता है, उसके बाद से दूसरी पर्चियां निकलना शुरू हो जाती है। ये वीडियो आज काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। प्रशांत भूषण जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी शेयर किया है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत पहले कि आज तो आप आज की बता रहे हैं। ये जो वीडियो है, ये और ये जो साथी हैं जिन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया है, ये हमारे बड़े पुराने परिचित साथी हैं। जब हमने 2019 में शुरू किया था, ये हमारे वहां आए थे, डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने दिया था। और उस दौरान जैसे हमने बताया कि हमने बाकायदा ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होती है इसको भी प्रदर्शित करके दिखाया था, और वीवीपैट में कैसे गड़बड़ी होती है इसको भी करके हमने दिखाया था। ये हमारे वही साथी हैं जो गुजरात से हैं और जिनका वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, जो जिसने भी किया है, जिसने भी किया है सोशल मीडिया पे जो पड़ा है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और केवल यही नहीं है, हम आपको बताते हैं, मंसूर अली खान एक तमिल फिल्मों के नायक हैं, तमिल फिल्मों में आते हैं, कैरेक्टर रोल भी करते हैं और बाकी सारे रोल करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने भी यहां पर प्रदर्शन करके दिखाया मीडिया के सामने। और साथ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाली थी कि जो चुनाव वगैरह हुए हैं उसमें किस तरह की गड़बड़ी है वो सारी। तो ऐसा नहीं है, इस चीज को सब जानते हैं, इलेक्शन कमीशन भी जानता है, सरकार भी जानती है कि बेईमानी किस तरह से होती है, की जाती है। मैं तो ये बार बार कहता हूं ना कि अगर वाकई में इलेक्शन कमीशन अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना चाहता है, स्थापित करना चाहता है, तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराए। और प्रधानमंत्री मोदी जी वाकई में जिन्हें देश के लोग इतना चाहते हैं, उन्हें डर किस बात का है, उन्हें दिक्कत किस बात की है? वो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाए ना, बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, बीजेपी 40 से ज्यादा सीट जीत नहीं पाएगी। मोदी जी स्वयं अपनी सीट जीतने के लिए मोहताज हो जाएंगे। एक बात आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कही कि जैसे ही ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा होता है
सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं को परेशानी शुरू हो जाती है, लगातार उनका बयान आना शुरू हो जाता है। उनसे ये पूछो कि आज जैसे ही लोग उठाते तो तुम परेशान होने लगते हो। अब सवाल आने, तुम्हारे ही पार्टी का एक व्यक्ति है जीवीएल नरसिम्हा, सांसद, उसने 246 पेज की किताब लिखी डेमोक्रेसी एट रिस्क। उसमें बताया कि ईवीएम में किस तरह से गड़बड़ी होती है और ईवीएम कहां कहां आती है और कहां कहां बैन हो गई, सारे उदाहरण दिए हैं। और न केवल ये, बल्कि 2014 से पहले इनके बड़े नेता जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको स्वयं मोदी जी ने साइड कर दिया, यानी जो व्यक्ति लेके आया उसी को मोदी जी ने साइड कर दिया। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। तो लाल कृष्ण आडवाणी सवाल उठा रहे हैं। उस समय पूरी बीजेपी कांग्रेस को कहती थी, ईवीएम के लिए झगड़ा करती थी, प्रदर्शन करती थी, 246 पेज की किताब लिखी। आज वही ईवीएम उनके लिए बहुत बढ़िया हो गई। आज जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको कह रहे हैं कि ईवीएम पर सवाल क्यों उठा रहे हो, ईवीएम बिल्कुल ठीक है। अबे ठीक है तो पता लग जाएगी ना कि आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। और कितनी मजेदार बात है, यह बात बहुत जरूरी, लोगों के जहन में जानी जरूरी, उनको पता लगनी जरूरी कि 3 मशीनें, ईवीएम में 3 मशीनें चुनाव में इस्तेमाल होती हैं। एक होती है कंट्रोलिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, दूसरी होती है बैलेट यूनिट और तीसरी होती है वीवीपैट मशीन। जो बैलेट यूनिट है उसमें सभी कैंडिडेट के नाम, फोटो, पार्टी के नाम होते, चिन्ह होता, वहां बटन दबाते हैं, उसका सिर्फ इतना काम है। और वो वोट जो है, जो दिखती है वो किस में दिखती है, 7 सेकंड के लिए, मात्र 7 सेकंड के लिए, जिसके विषय में आज वो वीडियो वायरल हो रही है, वो 7 सेकंड, वो किस में दिखती है, वीवीपैट में 7 सेकंड में। 7 सेकंड में कौन देख सकता है? मान लो अगर देख भी लिया तो भी वो उसी में गिर जाती है ना, वो आपके हाथ में तो नहीं मिलती ना, उसकी गिनती तो नहीं होती ना। और दूसरा वो है इधर जो मशीन है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोलिंग यूनिट, उस यूनिट में वोट जाती है जो हमें दिखती नहीं, हमें पता नहीं हमारी वोट गई भी है, नहीं भी गई है, दर्ज हुई भी है, नहीं भी हुई है, किसको गई है, किसको नहीं गई, कहां गई, कुछ नहीं पता। तो गिनती उसकी होती है जिसके विषय में पता नहीं है, जहां जाती है दिखती नहीं है। और वो जिसमें वोट है, दिख रही है, हां भाई ये वोट है, वो वोट उसमें गिर जाती है, वो हमारे हाथ में नहीं आती, हम उसे लेके देख नहीं पाते, हां भैया यही है, और हम उसे देख के किसी और डिब्बे में डाल दें, बैलेट बॉक्स में डाल दें। इस बात की इजाजत नहीं है, इस बात का अधिकार नहीं है। मुझे वोट मेरी है, मैं डाल रहा हूं, मगर मुझे अधिकार नहीं है। और जिसमें वो डिब्बे में होती है वो गिनी नहीं जाती। इससे ज्यादा दुख की क्या बात होगी? और भी किसी चीज की जरूरत है? अंधेरे में पूरी तरह से रखा जाता है, यह सिर्फ इसलिए कि बेईमानी की जा सके। अगर साफ सुथरी होती तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर इसमें क्या दिक्कत थी? आदमी बैलेट पेपर, भाई बैलेट पेपर से चुनाव होता तो हर आदमी जो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गंवार है, अशिक्षित है, वो व्यक्ति भी उसे मालूम है कागज उसमें हाथ में आया किसको देनी है भैया, उसे मालूम है किस पार्टी को देनी है, उसी के सामने ठप्पा लगाता और फिर मोड़ के डिब्बे में डाल देता, उसे कंफर्म हो जाता जिसको देना चाहता था उसी को दी है, उसी को लगी है और उसी को गिनी जाएगी। यहां तो पता ही नहीं है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जिनसे हमने बात की ईवीएम के मुद्दे को लेकर के, और आगे जो भी अपडेट्स रहेगी हम आपको देते रहेंगे।